जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आती होगी और रिक्वेस्ट है आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दादासी किसके विद्वान थे? हमें बताना है किसके विद्वान थे गारसा दा तासी। अंग्रेजी के थे या फ्रांसीसी के थे या स्पेनिश या फिर जर्मन के? तो ये हैं जो हैं फ्रांसीसी के विद्वान थे। कहाँ के? फ्रांसीसी के विद्वान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गियर्स कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हमें अनुवाद बताना है कि इसे किसने हिंदी में अनुवाद किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरड़े, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसको हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं हमें बताना है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या मुंशी इंसा अल्लाह खां? तो उदयभान चरित रचित लेखक हैं कौन हैं? मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को जो आधार काल कहा है वह हैं मोहन अवस्थी। कौन? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। हमें बताना है कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार तुलसी जी हैं। यह आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। क्या? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? तो हिंदी गद्य के जनक आधुनिक वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है? बुद्धि या फिर मन या हृदय या आनंद? तो कौन सा प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, जो भी आपको नया क्वेश्चन मिले आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उसे
लिख सकते हैं। नए इलाके में, क्या नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल या उदय प्रकाश? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या अरुण कमल? किसकी है? अरुण कमल जी की है। अगला क्वेश्चन है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? हमें यह बताना है। आप सभी देख रहे हैं सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? हमें बताना है। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार या प्रतीप अलंकार? लास्ट है अपहन्नुति अलंकार। तो इन पंक्ति में क्या है? अपहन्नुति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? हमें बताना है कौन सा सही है। तो का अगर वर्गीय व्यंजन में देखें तो का पहला वर्ण ही होता है, वर्गों में पहला, तो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और बी ऑप्शन में महाप्राण है। जब का अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा तो पहला जो महाप्राण दिया गया है वह कट जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और डी ऑप्शन भी हमारा पूरा कट जाएगा। ये तो हो गया हमारा अल्प प्राण। और का आघोष के अंतर्गत आता है या फिर घोष के। अब सी और बी में ए और सी में तुलना करना है, आघोष के या घोष के। फिर है स्पर्शी, स्पर्शी होता है, संघर्षी दिया गया है जबकि संघर्षी नहीं होता है। तालव्य ध्वनि भी नहीं होता है, क्या होता है? कंठ ध्वनि होता है। और का आघोष भी होता है, आघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो यहाँ से आपको जब इस प्रकार से विकल्पों में आंसर हमें चुनना हो या चूज करना हो तो हम एक एक करके देखते जाएंगे कि कौन सा हमारा सही हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा और अब सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ? जो देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शिलालेख में हुआ? जयभट्ट, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो किसके शिलालेख में हुआ है? तो ऑप्शन ए है जयभट्ट, जो सही ऑप्शन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। हमारा वाक्य है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। जब अपने स्वयं खुद इस प्रकार से शब्द आते हैं तो वहाँ पर आप सभी जानते हैं निजवाचक
होता है। क्या होता है? निजवाचक होता है। संबंध में का की के इस प्रकार से, यानी सॉरी वो तो कारक हो गया। संबंध में जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा और वैसा के बीच में संबंध है। निश्चय में जैसे 10 पेंसिल, 15 कलम, 10 सेब, इस प्रकार निश्चित वाचक के अंतर्गत आएगा। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होता है। फिलहाल हमारा जो राइट आंसर है अपने आप यानी निजवाचक होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। हमें क्या बोलना है? सही विशेषण पद, यानी जिस विकल्प में केवल और केवल विशेषण का पद यानी विशेषण ही दिया गया हो, उस विकल्प को हमें चुनना है। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, छांव से हमें क्या? छांव से हमें बहुत सुख। तो इस वाक्य में हमारा सुख जो है यह विशेषण को बता रहा है, और बहुत सुख, यह बहुत जो है ये भी विशेषण है लेकिन प्रविशेषण है। तो बहुत और सुख जो है वह हमारा विशेषण को प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें केवल और केवल विशेषण ही दिया गया है। मिलना क्रिया हो जाएगा, छांव से हमें कर्म हो जाएगा, वृक्ष हमारा संज्ञा हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन बहुत और सुख केवल और केवल विशेषण पद है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द हमें चुनना है। कृशांगिनी, कृशांगी या कृशांगी, कृशांगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृशांगी जो लिखा जाता है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो आप सभी को कई बार बताया गया है कि यण संधि का उदाहरण विकल्प चुनने में हमें बहुत ही आसानी होती है। 99% आप बहुत ही आसानी से चुन लेंगे। कैसे? जब कोई शब्द दिया गया हो तो उसमें किसी भी अधूरे वर्ण के बाद जब अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा, इन चारों में से कोई मिल जाए तो वह यण संधि होती है। क्या होती? यण संधि होती है। पहला ऑप्शन है दंत ओष्ठ, इसमें कौन सी संधि है यह हमें देखना है। फिलहाल अगर इसमें पहचानना चाहें तो अय और औ यानी जैसे डबल मात्राएं का बोध हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, दंत धन ओष्ठ कर देंगे तो हो जाएगा दंतोष्ठ। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। यज्ञोपवीत में क्या है? संधि विच्छेद यज्ञ धन उपवीत। तो यहाँ पर देख रहे हैं आ के बाद उ आया है तो ओ होता है। जब ओ हमें यहाँ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर देखें तो हमारी संधि क्या हो जाएगी? इसमें यज्ञोपवीत में गुण संधि हो जाएगी। जो हमने अभी बताया कि जहाँ पर आधा वर्ण हो और उसके जस्ट बाद अंतस्थ व्यंजन नज़र आ जाए तो हमारा वह यण संधि होता है। तो यण संधि का उदाहरण ऑप्शन सी हो गया। लेकिन इसका हम संधि विच्छेद करते हैं
तो क्या होगा, देवी धन आगमन। सॉरी, आगम होगा, आगम ना नहीं है। तो देवी धन आगम, ई के बाद कोई असमान स्वर तो या हो गया, तो दिव्यागम। अब लिखा है आविर्भाव। आविर्भाव में थोड़ी सी एक गलती है, जो रा का है रेफ, यह रा रेफ जो है यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा होगा आवि धन भाव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग आ गया, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग का यहाँ पर रा हो गया है। उम्मीद है आपको चारों विकल्प समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण है, क्वेश्चन है ऋण मुक्त। क्या? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो अब समास में यहाँ सभी में तत्पुरुष समास दिया गया है और उसके भेद हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का, की, के और रारी रे आएगा समास विग्रह करने पर। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ क्या आ रहा है, से आ रहा है। संप्रदान में के लिए होता है। अधिकरण में और पर विभक्ति होती है। अपादान में से विभक्ति होती है। अलगाव में ऋण से मुक्त यानी ऋण से दूर होने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है? दाग, अच्छा दाग, कैसे दाग हैं? दाग अच्छे हैं। मेरा घर अच्छा है। खीरा अच्छा है। तो कोहनी, कोहनी शब्द बचा, तो कोहनी क्या हो जाएगा, तुम्हारी कोहनी काली है, तो कोहनी। मेरी कोहनी, मेरा नहीं मेरी कोहनी होती, तो ये कोहनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी यह तीनों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर चादर बिछा दो। क्या? चारपाई पर चादर बिछा दो। चारपाई है, उस पर हमें चादर बिछाना है, यानी चारपाई आधार हो, आधार को दर्शा रहा है और चादर उससे बिछा रहा है। जब आधार को दर्शाया जाता है तो यहाँ पर करण कारक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा। करण का जो परसर्ग होता है, विभक्ति होती है, वह से होता है, लेकिन से जुड़ाव के अर्थ में होता है। संबंध का, की, के हो जाएगा। अधिकरण में और पर होगा। अपादान अभी बताया गया है, तो अधिकरण में और पर विभक्ति आती है, यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। जैसे सुख और दुख दिया गया है, इसमें इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगेगा वह हमें बताना है। जैसे आप सभी देखे होंगे, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? आप सभी जानते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा? योजक चिन्ह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देखना है क्या बताना है। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। बताया गया है ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी क्या है, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो हम पहले
देख लेते हैं वाक्य में क्या है। यहाँ पर एक अल्प विराम दिया गया है, यहाँ पर एक अल्प विराम, यानी दो हमारे अल्प विराम हो गए। और लास्ट में देखें तो एक हमारा पूर्ण विराम हो गया। यानी जिस ऑप्शन में हमें दो अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम सभी देख रहे हैं हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।